भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? पिछली बार हम लोगों ने बैंगलोरियंस का सबसे पसंदीदा विषय जो है उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त चर्चा की, ट्रैफिक, और आप उसमें शामिल नहीं थे, तो आपको मतलब बहुत ही मलाल होगा इस बात का। अरे नहीं भाई, क्योंकि बैंगलोर ट्रैफिक एस्केप करके बाहर गया हुआ था, तो मेरे को बिल्कुल मलाल नहीं है। तो उसके बारे में बात तो कर लेते, अच्छा लगता। क्या थी, तुम बताओ क्या हाल चाल है? बस सब ठीक चल रहा है। ये अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट एक आई है। तो बस सब जगह इलेक्शन चर्चा है, तो इसके बारे में थोड़ी और चर्चा हो जाए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मामला है। बिल्कुल। और इस पे हम एक बार कर चुके हैं चर्चा, लेकिन ये टॉपिक है कि जा ही नहीं रहा है, पहली बात तो इससे ये भी समझ में आता है कि शायद सरकार बहुत ही ज़्यादा संजीदा है इस मामले में, तो उनको करना ही है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मेरे ख्याल से हर नागरिक को सीरियसली सोचना और इस पे डिस्कशन करना चाहिए कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, होने वाले हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि साइड में चुपके से हो गई और आपको अचानक से पता चला कि अरे अच्छा, अब से ऐसे हो रहे हैं इलेक्शन, हमारे साथ ये क्या हो गया है टाइप से। सही बात है। और जैसे कि जब हम लोगों ने पिछली बार बात की थी इस विषय पे, तो 2020 में बात की थी, तब नीति आयोग का एक पेपर था 2017 या 18 में, जहाँ पे उन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन दी थी कि किस तरीके से होना चाहिए समकालिक चुनाव, और उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। और अब जो ये प्रपोजल आया, तो उसके बाद सरकार, जैसे आप कह रहे थे सौरभ, सरकार काफ़ी सीरियस है इसके बारे में, और प्रधानमंत्री तो कई बार कह चुके हैं कि ये होना चाहिए। तो उसके तहत एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ था, जिसके चेयरपर्सन भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। तो उस हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद तकरीबन 190 दिन उस कमेटी की मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई, और उसके बाद उस कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि क्यों ये एक बहुत ही शानदार आइडिया है समकालिक चुनाव, और उन्होंने प्रपोज किया है कि ये समकालिक चुनाव होने चाहिए। उस कमेटी का एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये भी था कि ये पता करें कि संविधान में क्या क्या बदलाव लाने पड़ेंगे, या कुछ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे क्या, वगैरह वगैरह। तो कमेटी ने इन सब चीज़ों का विश्लेषण किया है, कई लोगों के साथ मीटिंग्स किया है, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, सब पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ जजेस, कुछ अर्थशास्त्री, इन सब लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की, और उन्होंने ये पाया कि ये बहुत ही शानदार आइडिया है और इसे करना चाहिए। तो ये मतलब निष्कर्ष इसका ये है। तो निष्कर्ष डिसाइड करने के बाद कमेटी बनी थी, या निष्कर्ष जो है वो ओपन था कमेटी बनने के टाइम पे? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, सरकार जब कमेटी बैठाती है, और जिस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी डाले गए थे, मुझे लगता है सरकार ज़्यादातर कन्विंस थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रिपोर्ट में सब पार्लियामेंट्री पार्टीज से विचार विमर्श किए हैं। वैसे उन्होंने लिखा भी है 47 पॉलिटिकल पार्टीज से विचार विमर्श किया गया, उसमें से 15 पार्टियों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, बाकी 32 ने कहा है कि होना चाहिए, और ज़्यादातर 32 उनमें से ऐसे भी थे जो ऑलरेडी जो पावर में है गठबंधन उसका हिस्सा है। तो उन्होंने खैर कहा कि हाँ होना चाहिए। और मतलब रिपोर्ट में ये मुझे मजाकिया लगा कि कमेटी ने जिन लोगों के साथ भी मुलाकात की, सबका एक फोटो है ऐसे गुलदस्ता देते हुए। तो मतलब यार ठीक है, मतलब मान गया, रिपोर्ट कमेटी मिली थी सब लोगों से, लेकिन है। और फिर ये भी है कि कमेटी ने आप भी सबमिट कर सकते थे अपने कमेंट्स, मैंने तो किए थे क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर पुलियाबाजी की थी, तो मैंने वही कमेंट्स भेजे भी थे। तो तकरीबन 20,000 लोगों ने ईमेल या वेबसाइट पर कमेंट्स भी दिए हैं। तो ये मोटा मोटा पिक्चर है। क्या थी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, तो पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर ले कि क्या फिलहाल जो लोग कह रहे हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो उसके फेवर में उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि क्यों ऐसा होना चाहिए? अभी हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि जो हमें बदलने की ज़रूरत है?
ये समकालिक चुनाव का जो लॉजिक है वो ये है कि भारत में बहुत ज़्यादा चुनाव होते हैं और चुनाव से जो एक अस्थिरता आती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, तो बार बार आती रहती है। उसके बाद ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लोगों का जो गवर्नेंस टाइम है वो रुक जाता है, तो सरकारें कई डिसीजन नहीं ले पाती, तो अस्थिरता भी आती है और गवर्नेंस भी रुक जाता है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉलिसी पैरालिसिस आ जाती है और जो सामाजिक और आर्थिक इफ़ेक्ट्स होते हैं समाज पर वो नेगेटिव रहते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो वोटर है उसमें भी एक फटीग आ जाता है, बार बार इलेक्शन आते हैं 2-3 साल बाद, तो वोटर भी थक जाता है। तो ये सब कारण है कि क्यों ये नहीं होना चाहिए। और फिर वो जस्टिफिकेशन ये भी दे रहे हैं कि जब भारतीय गणतंत्र का गठन हुआ था तब तो सब साइमल्टेनियस चुनाव ही हुए थे 1951 में। ऐसा नहीं लिखा गया है संविधान में कि होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन हुए शुरुआत थे। साथ में हुई थी और उसके बाद ये अलग अलग हो गए। तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों को वापस उस मोड में जाना चाहिए। तो ये बात। और उस समय शायद जब हुआ था तो लोकल बॉडीज इतनी थी भी नहीं। आई थिंक लोकल बॉडीज बहुत हैं अभी इंडिया में, जैसे जिला परिषद के चुनाव, म्यूनसिपैलिटी वगैरह थी, पर अब नंबर बहुत बढ़ गया है। पंचायत तो नहीं थी, पंचायत के चुनाव तो नई चीज़ है जो ऐड हुई 90s के बाद से, राइट। तो वो भी बहुत सारे चुनाव हैं। तो हिंदुस्तान में जो अब चुने हुए लोगों की संख्या काफ़ी बड़ी है हिंदुस्तान में, एक जो टोटल संख्या है। जब हम लोग यहाँ पर समकालिक चुनाव की बात कर रहे हैं तो अभी भी सरकार कह रही है कि ये जो लोकसभा और विधानसभा वाले इलेक्शन है उसके बारे में, और वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ जो लोकल बॉडी वाले इलेक्शन है वो भी साथ में होने चाहिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उसके बहुत बदलाव करने पड़ेंगे ना। सब राज्यों में अलग अलग इलेक्शंस हो रहे हैं लोकल बॉडीज में, तो वो बोल रहे हैं कि वो बाद में करना चाहिए और वो 100 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए वो इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन, ये समकालिक चुनाव के तहत। तो ये आइडिया है। ये भी अलग है वैसे, जो नीति आयोग वाला प्रपोजल था हम लोगों ने जिसके ऊपर चर्चा की थी, उसमें तो लोकल बॉडी इलेक्शंस को बाहर ही रख दिया गया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। समकालिक चुनाव मतलब सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव है उसके बारे में कहा गया था। और उसमें ये भी एक अलग बात थी पिछली बार कि पहले तब था वन नेशन टू इलेक्शंस था इफेक्टिवली, क्योंकि वो बोल रहे थे कि लोकसभा और विधानसभा को जोड़ के 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक का इलेक्शन इस साल हुआ तो 1.5 साल बाद दूसरे ग्रुपिंग का इलेक्शन होगा, तो 2 गुटों में बांट दिया जाएगा, ऐसी बात थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कह रहे, वो बोल रहे हैं कि जो मेन इलेक्शन है वो सिर्फ 5 साल बाद होगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ लोगों को चुना जाएगा। और अगर किसी विधानसभा का उससे पहले ही पतन हो गया तो एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मिड टर्म इलेक्शन। तो ये मिड टर्म इलेक्शन किस तरीके से होगा कि जैसे मान लीजिए कर्नाटका में सरकार 3 साल बाद गिर गई, तो 3 साल बाद जो इलेक्शन होगा कर्नाटका में वो मिड टर्म इलेक्शन होगा और उसकी जो अवधि रहेगी वो सिर्फ 2 साल के लिए रहेगी उस सरकार की। तो 2 अलग अलग टाइप के इलेक्शन होंगे, एक फुल टर्म इलेक्शन होगा और एक मिड टर्म इलेक्शन होगा। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वगैरह में बदलाव लाने पड़ेंगे, तो उसमें भी कुछ कुछ बदलाव जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज होना चाहिए वो इस कमेटी ने प्रपोज किए हैं। मुझे इसमें एक सवाल है, और ये मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी लेकिन शायद कुछ मिस किया हो सकता है, तो आप मुझे बताइए अगर मैंने कुछ मिस किया। अगर सेंटर की सरकार अगर बीच में गिर जाए समझो 2 साल के बाद, तो क्या उसके बाद सारे राज्यों में भी उसके साथ इलेक्शन करवाएंगे? नहीं, केंद्र सरकार में भी मिड टर्म इलेक्शन होगा फिर सिर्फ क्या कहते हैं बाकी अवधि के लिए, सिर्फ बाकी अवधि के लिए होगा। सरकार बनेगा। अच्छा, और वो तो और भी बेवकूफ़ी, आपने एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्शन बढ़ा दिए, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा? अभी तो ये वोटर फटीग की बात हो रही थी, आप कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन कम हो, तो इनफैक्ट नंबर ऑफ इलेक्शन बढ़ नहीं गए। वैसे अगर मान लो सरकार गिर जाती तो आप फिर से करते तो एटलीस्ट फिर 5 साल बाद ही कर्नाटका के वोटर्स को वोट करना पड़ता, अब फिर 2.5 साल बाद फिर से वोट करना पड़ेगा। कैसे, ये नहीं समझ में आई बात मुझे, क्योंकि नहीं, आपने फुल टर्म इलेक्शन के लिए किया, फिर मिड टर्म, फिर फुल टर्म के लिए फिर से करना पड़ेगा, वरना तो आपका फुल टर्म 5 साल बाद आता ना। हाँ, करेक्ट, सही बात। हाँ, तो वही है। हाँ, लेकिन साइमल्टेनियस होगा, मतलब सरकार उससे क्या फर्क पड़ रहा है?
आप अगर एक नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 5 साल में 2 बार वोट करना पड़ता है, कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है। और मुझे नहीं लगता हमारे नॉर्मल डिस्कोर्स में कभी किसी ने ये बोला है भाई मुझे बहुत ज्यादा बार वोटिंग देने जाना पड़ा, इससे हम थक गए हैं। थक गया हुआ है। ऐसे कभी कुछ सुना नहीं है, मतलब एज वोटर्स तो हमको भी ऐसा फीलिंग नहीं आया है। पर सौरभ वैसे आप ये देखिए ना, वापस सिंक्रोनाइज हो जाएगा ना, तो वो कह रहे हैं कि एक जैसे मान लीजिए कर्नाटका में 3 साल बाद सरकार गिरी, फिर मिड टर्म इलेक्शन हुआ, फिर 2 साल बाद वापस इलेक्शन हुआ, तो वापस जो लोकसभा और विधानसभा वाला जो सिंक्रोनाइजेशन हाँ, टूटा था, आपने सिंक्रोनाइज वो फिर से वापस हो कर गया। लिया। हाँ, तो उस- लेकिन मैं कह रहा हूँ सिंक्रोनाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव क्यों है, मतलब वो एक प्रॉब्लम है ना। हाँ बिल्कुल। सिंक्रोनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, तो उसका मुझे तो जो है एक ही चीज समझ में आ रही है कि वोटर फैटिग नहीं है, पॉलिटिशियंस को फैटिग हो रहा है कैंपेन कर करके। ठीक है। हाँ। अरे भाई इसका हल तो ये है कि जब राज्यों का इलेक्शन हो तो जो यूनियन वाले मिनिस्टर्स हैं वो अपने घर में बैठा करें, उनको क्या जरूरत है हर राज्य के इलेक्शन में जाके कैंपेनिंग करने की। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जैसे भाई बाकी पूरी दुनिया में भी, अब अमेरिका में भी तो हर 2 साल में होते हैं, लोग करते हैं पर उतना ज्यादा नहीं करते। भाई प्रेसिडेंट जो होता है वो करता है अपनी पार्टी के लोगों के लिए सपोर्ट वपोर्ट, जब उनके लोकल कांग्रेस वाले इलेक्शन तो हर 2 साल में होते हैं ना वहाँ पे, और सेनेट का इलेक्शन हर 5 साल में होता है, 4 साल में होता है, या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 4 साल में होता है। हाउस ऑफ लेकिन अब रिप्रेजेंटेटिव्स ये का 2 थोड़ी साल में होता है। हाँ। हाउस ऑफ 2 साल में होता है, पर अब उस समय ये थोड़ी है कि जो यूनियन उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं ना। ये थोड़ी करते हैं कि वो 2 महीने के लिए बैठ जाते हैं सिर्फ जाकर के इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए। हाँ। अरे भाई आप अपना काम कीजिए, आपको हमने इलेक्ट किया है, एक तो आप अपना काम नहीं कर रहे हो और आप अपना काम बचाने के लिए पूरी सिस्टम बदल दोगे। ये नहीं है कि आप अपने काम पे ध्यान रखो भाई। हाँ। आपको हम लोगों ने चुना है अपना काम करने के लिए, अब आप अपना काम करो, अब आप पॉलिटिक्स करना बंद करो ना जितने टाइम आप सरकार में हो। हाँ, तो ये तो जब आपको फिर से री इलेक्ट होना है तो आप री इलेक्ट हो जाओ। अब आप पॉलिटिशियन नहीं हो, आपको हमने सरकार में बना दिया है, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो भी आप बन गए हो, अब आपका वो काम है ना। तो आप अपना काम सिंसियरिटी से साथ करो। उसके बाद में आप अपने काम से आप 2 टाइमिंग करना चाहते हो हमारे साथ, और उसके लिए हमारा ही सिस्टम चेंज करना चाहते हो, ये क्या बात हुई? हाँ। हम आपको नौकरी से निकाल देंगे आप ऐसे सब करोगे तो। हाँ, तो सौरभ आपको सबमिट करना चाहिए था ये। हाँ, आपने कर दिया ये ना चीज़ ना। पुलियाबाजी के बदले। हाँ, पुलियाबाजी की तरफ से हम लोगों ने कर दिया। लेकिन वही है, पिछली बार भी हमारी यही चर्चा हुई थी कि ये उस तरीके से, मतलब हम कहते हैं ना डॉग एट माय होमवर्क वाला एक्सक्यूज है कि मतलब हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं बस इस वजह से, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये मतलब बार-बार एकदम हो रहा है। बेड़ा गर्क है, इनकी वजह से हम लोग काम नहीं तो हम लोग बहुत काम करता है, तो ये इसीलिए इलेक्शन को बदल लो। तो मतलब और ठीक मैं है। ये इनके आर्ग्यूमेंट्स जो पढ़ रही थी ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब इलेक्शन से काम अटक रहे हैं। भाई तो जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है वहां पे आप नई स्कीम स्टेट लेवल पे नहीं बता सकती हो ना। अब तो यहाँ हो रहा है तो आप नेशनल लेवल की स्कीम तो आप ला ही रहे हो, वो थोड़ी कोई रोक सकता है। हाँ। अगर आप उन चीजों को सेपरेट आउट रखें तो कोई इतना ज्यादा कोई आपका काम नहीं अटकेगा ना। मतलब आप हर चीज मिला रहे हैं क्योंकि सब जगह आपको अपनी कैंपेनिंग करनी है, इसलिए ऐसा लगता है कि अरे ये काम अटक रहा है। लेकिन एज सच मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए। नहीं ख्याति, वो सिर्फ कि वही चीज़ नहीं है। मैंने कुछ ब्यूरोक्रेट से भी जैसे बात करी है कभी कभार ना, तो एक और हमारे यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम है, और ये अब हमको सोचना चाहिए। देश अमीर हो रहा है तो हम क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कि जब देश थोड़ा गरीब था ना, तो हमारे यहाँ तुम देखो इलेक्शन ड्यूटी जो है वो सिविल सर्वेंट्स को करनी होती है, स्कूल टीचर्स को करनी होती है। तो इलेक्शन के टाइम पे एक्चुअली सारे सरकारी दफ्तर बंद हो जाते हैं प्रैक्टिकली। जितने भी सरकारी मुलाजिम होते हैं उन लोगों को इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन भाई आपको इलेक्शन के लिए लोग चाहिए तो आप टेम्पररी लोग हायर करो ना उस टाइम पे, आप पैसे दो उनको, क्योंकि क्या आप पैसे भी बचा रहे हो। तो 2 चीज़ है, एक तो उनको समझ में नहीं आता उस समय हम भर्ती कैसे करें। एक तो सरकारी लोगों को लेने में कोई आदमी आप पे आरोप नहीं लगा पाता कि आपने अपने लोग भर लिए या कुछ कर लिया। तो एक तो ये रीज़न है, आपको थोड़े से सॉर्ट ऑफ निष्पक्ष तो खैर कोई नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है कि एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद या जात पात नहीं लगाओगे, और आप थोड़े से वेटेड लोगों को हायर कर रहे हो। लेकिन उस वजह से उस टाइम पे पूरी सरकार बंद हो गई। ऐसा तो आप मतलब मैं तो बोलूँगा 5 साल में भी 2 महीने सरकार की भी दफ्तर बंद हो जाना तो अनएक्सेप्टेबल है। इस मॉडर्न दुनिया में आप ये थोड़ी बोल सकते हो। दफ्तरों में फाइलें बंद हो जाती हैं, कहते हैं 2-2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए लोग ही नहीं है, गायब हो गए हैं और काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छुट्टी पे गए हुए हैं ना।
इस टाइम पे सेंसस वगैरह भी हम इसी तरह से करते हैं, लेकिन भैया आपका इतना पैसा है, आप वो पैसा यूज कीजिए और 2 महीने के लिए आप खर्च कीजिए, इलेक्शन में आपको लोग चाहिए तो, है ना। और दूसरी चीज है, आप और ठीक से पैसा खर्च कीजिए और इलेक्शन जल्दी से कीजिए। ये क्या है 6-6 हफ्ते 10-10 हफ्ते के लिए आपको इलेक्शन चलाना है, 4 दिन में करके खत्म कीजिए ना इलेक्शन। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं वही, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉब्लम है तो जैसे कि ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है ADR, जिन्होंने बहुत इसके ऊपर एडवोकेसी की है, उनका यही पॉइंट रहा है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक तो ग्रैन्युलर कर दीजिए। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये क्यों बोल रहे हो कि कुछ भी नया नहीं हो सकता, या आप और डिसाइड कर लीजिए कि किस तरीके की स्कीम्स नहीं आ सकती, एक। और दूसरा, उसका जो पीरियड है वो इतना बड़ा क्यों है, उसे घटा दीजिए। दूसरी बात हो सकती है 100 दिन क्यों रखने चाहिए, आप कम कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि 100 दिन पहले सरकार कुछ एक्सप्लोसिव नहीं डिस्क्लोज कर दी, अगर उन्हें वोट चाहिए तो वो 100 दिन पहले करे या 80 दिन पहले करे, उससे क्या फायदा। और तीसरा जो सौरभ आपने कहा वो है कि एक्चुअली अगर हम लोग को गवर्नेंस पीरियड कम बाधा में डालना है तो उसके लिए आप जल्दी इलेक्शन खत्म कीजिए। अभी जैसे इलेक्शन होने वाला है, कब मतलब बोर्ड एग्जाम टाइप का लग रहा है मुझे, अप्रैल में शुरू हो रहा है और वो जून में उसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो हाँ, क्या बात है ये, आप इतना लंबा इलेक्शन साइकिल क्यों है अभी से? मतलब अगर किसी का इलेक्शन होगा, लास्ट इलेक्शन कब है, शायद मई जून में ही है, तो उनके लिए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी से लागू हो गया ना। बिल्कुल, और इतना लंबा होने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब हम इतना ज्यादा प्राइड फील करते हैं कि भाई हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, अभी भी 1952 स्टाइल का इलेक्शन कैंपेन क्यों चलना चाहिए भाई? तो आप 2024 में आ गए हो, तो अभी भी आपको 50 साल पहले की तरह से काम करना है वही। और अब तो EVMs हैं, तो उससे तो बहुत सुधार हुआ ही है। पर ये बात सही है सौरभ की सर्ज हायरिंग तो करनी पड़ेगी और उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा था जैसे सर्ज हायरिंग 2 टाइप के लोगों के लिए चाहिए होगी, एक तो जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं और एक जो सिक्योरिटी होती है वो। तो सिक्योरिटी का मुझे लगता है अब शायद हम लोग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि शायद होम गार्ड्स डिप्लॉय हो सकते हैं, या अग्निवीर स्कीम भी है अब तो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो, तो शायद हम लोग ढूंढ सकते हैं। और अब ऐसा तो नहीं है पहले कैसे होता था इलेक्शन में, लोग जाके झड़प लेंगे, एक पूरा डब्बा ही लेकर चले जाएंगे। अब तो सोशल मीडिया है वगैरह, तो उस तरीके का जो एकदम ही बेधड़क रूप से चोरी होती थी वो नहीं हो सकती। तो इतने भी लोग नहीं चाहिए जितने 1950-60 में चाहिए थे सिक्योरिटी के लिए। लेकिन हाँ, वो थोड़ा पेचीदा मामला है कि अगर गवर्नमेंट लोगों को ना ले तो किन लोगों को ले जो इलेक्शन कर पाए और जिसपे कॉन्फिडेंस रहे पूरी जनता को, वो मुश्किल है। हाँ, तो लेकिन ये भी, इसके इलाज पूरी दुनिया ने ढूंढे हुए हैं ना। अगेन सी, हम लोग कभी कभी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज को देखते सी, इंडिया के साइज की 2-3 ही कंट्री हैं दुनिया में, ठीक है। हम ये चुटके पुटके बेल्जियम देशों को देखकर नहीं सीख सकते। वो गोवा सीख ले तो ठीक है ना। हिंदुस्तान के लिए 2-4 ही देश हैं जो हमारे कंपैरिजन के हैं, वो हो गए या तो चाइना, रशिया, US या ब्राजील टाइप के, ठीक है। ये जो थोड़े बड़े देश हैं, या फिर आप EU को एज अ सिस्टम मान लो, तो आप बोल सकते हो कि आप कुछ उससे सीख सकते हो। किसी एक देश के सिस्टम से तो सीखना बड़ा मुश्किल है। अब US में काफ़ी सारे सेंसिटिव काम के लिए प्राइवेट लोगों की प्री वेटिंग होती है, आपका सिक्योरिटी लेवल क्लियरेंसेस होते हैं, ठीक है, ताकि आपको जब भी इस तरीके के जैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है या किसी भी सेंसिटिव चीज के लिए हायर करना होता है, तो पहले से आपने कर, तो यहाँ पे भी आप लोगों को प्री वेट कर सकते हैं। ये थोड़ी है कि उसी समय करो, और फिर वो लोग आपके लिए अवेलेबल हैं टेम्पररी हायरिंग के लिए। और उसके बाद में वो आप वैसे भी रख सकते हो कि दे कुड बी एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बहुत एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। अगर आपको वैसा डर है तो रिटायर्ड आर्मी के भी लोग हो सकते हैं, अगर आपको सिक्योरिटी के उस तरीके के कंसर्न है। तो हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, मतलब हमारे पास संख्या तो बहुत है ना। तो रिटायर्ड आप आर्मी के लोग ले लो, आप पुलिस के लोग ले लो, स्टेट पब्लिक सर्विस के लोग ले लो। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आप बोल सकते हो। और प्लस आप बोल सकते हो प्राइवेट लोगों को भी, आपका वेटिंग का प्रोसेस है, आप अपने आप को वेट करवा लो ताकि आप अवेलेबल हो सकते हो इस तरीके की हायरिंग के लिए। तो ये हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। ये सिस्टम हम डालें तो ये काफ़ी जगह काम आ सकता है सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह के हिसाब से। एक और कारण मुझे लगा, जो शायद मुझे एक तरीके से सच तो लगा कि ये होता होगा, कि जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो जो लोग जैसे बिजनेसेस होते हैं, तो उनको अगर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या तो समझो एयरपोर्ट का बनाने का डिसीजन होना है, ये सब चीज़ें जनरली एक प्रकार की इंस्टेबिलिटी रहती है, अनसर्टनिटी रहती है इलेक्शंस के चलते। तो
हमेशा उस काम को थोड़ा टाला जाता है कि अरे नहीं, इलेक्शन के बाद इसका डिसीजन लेंगे, क्योंकि मतलब ब्यूरोक्रेट भी सोचता है कि अरे हमने ये अभी हाँ बुलवा लिया और फिर बाद में अगर सरकार बदल गई तो वापस सब चेंज हो जाएगा। तो ये होता तो है, पर इसका सॉल्यूशन शायद कुछ और हो सकता है। उसकी वजह से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस कारण को ठीक करने के लिए हमें इलेक्शन व्यवस्था ही बदल देने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है इस पे? मैं इसमें तो कहता हूँ कि अभी इसको इंस्टेबिलिटी क्यों बोलते हैं? डेमोक्रेसी है तो सत्ता का जो परिवर्तन है वो एक हम चाहते हैं ना, हाँ, हम उसको खराब तरह से कैसे देख सकते हैं? और अगर उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है तो हो रहा है, हम क्या नहीं चाहते? तो ये हम बिजनेस की सहूलियत के लिए थोड़ी देश चला रहे हैं। ठीक है, बिजनेस चलना चाहिए, लेकिन फाइनली जो सत्ता में जिसको लोग चाहते हैं वही रहेगा ना। अब हम सिस्टम बदल दें कि लोग जो है नहीं, तुम शायद इसको नहीं चाहते हो, या फिर जिसको तुमने बनाया उनकी सरकार नहीं चल पाई, लेकिन फिर हम तुमको कुछ टेम्परेरी दे देंगे 2 साल के लिए, ये क्या बात हुई? अगर लोगों ने नहीं पूर्ण बहुमत दिया, लोग उसका कॉन्सिक्वेंस भी सफ़र करेंगे। अगर आपकी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और उसकी वजह से बिजनेस खराब मिल रहा है तो लोगों को उसका खामियाजा भरना पड़ेगा, और वो अच्छी बात है। शायद अगर ऐसा होता है और तो वो लोग अगली बार बोलेंगे चलो इस बहाने हम स्टेबल गवर्नमेंट दे देते हैं। अगर लोगों के पास कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है तो लोग कहेंगे हमको स्टेबल गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है ना? तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। और दूसरी एक और चीज़ है, कभी कभी स्टेबल गवर्नमेंट ऐसा बोलना मतलब ओवररेटेड होता है। मतलब इटली विटली जैसे देश जहाँ पे गवर्नमेंट मतलब मजाक है एकदम, ओके, तो क्या वो हिंदुस्तान से गरीब हो गई है देश? है, हमसे ज़्यादा ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, टूरिज्म भी अच्छा कर रहे हैं, धंधा भी अच्छा चल रहा है। हाँ, क्यों चल रहा है भाई? क्यों? सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से देश अगर अच्छा चलने लगता तो फिर क्या बात थी ना। सही बात है। तो ये मुझे लगता है गलत, ये थिंकिंग ही गलत है इस तरीके की। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसमें आपको क्या लगता है? मुझे जो अभी का जो प्रपोजल सुनती हूँ जब, तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये लगती है कि हम सेंटर के इलेक्शन या यूनियन के इलेक्शन से ही हम स्टेट और लोकल बॉडी इलेक्शन सब कुछ एक साथ ही जोड़ रहे हैं। तो ऐसे हम बना रहे हैं कि जैसे कि वो उससे कमतर है। मतलब 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है, उनके अलग अलग काम है, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी छोटी मतलब उसका कोई वैल्यू है नहीं, इंडिपेंडेंस ऐसा तो नहीं है, राइट? उसका काम अलग है। तो अगर सेंटर में गवर्नमेंट चली गई तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट क्यों हिल जाए उसकी वजह से, राइट? मुझे ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको थोड़ा सा ऐसे कम वैल्यू कहा गया है कि सब कुछ सेंटर जो है उसी से होल्ड होना चाहिए, उसी से सब कनेक्टेड होना चाहिए, वहीं से वो ड्राइव होना चाहिए। ये फ्रेमवर्क थोड़ा उस प्रकार का फील होता है। ये है। पर वैसे इसके ऊपर आने से पहले मैं ये भी कह दूं, मुझे एक दिलचस्प बात लगी इस रिपोर्ट में कि एक रिपोर्ट जस्टिफाई करने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं, 1932 में एक कोई फ्रेंचाइजी रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने इसके ऊपर डिसाइड किया था कि प्रोविंशियल काउंसिल्स और असेंबलीज का साथ में इलेक्शन होना चाहिए। तो मुझे ये दिलचस्प लगा कि ये सरकार जनरली कोई भी चीज़ बोलती है कि वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसीलिए वो अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कॉलोनियल शासन का था, लेकिन इस बार कॉलोनियल शासन का एक ला दिया गया है कि वो स्टार्ट वहीं से होती है रिपोर्ट। तो मुझे बहुत दिलचस्प बात लगी और मैं उसे मेंशन करना चाहता था। अब ख्याति के सवाल पर आते हैं कि एक इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपने जो बोला वो तो है ही, और दूसरा एडीआर ने इसके ऊपर स्टडी भी की थी और उन्होंने पाया था कि जब भी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए हैं तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहती है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा 100% नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी ये है कि नेशनल पार्टीज को एज रहता है लोकल पार्टीज पर, और इसीलिए कई सारी जो लोकल पार्टीज हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया है। 47 में से 15 पार्टियों ने कहा है, ज़्यादातर तो लोकल पार्टीज ही हैं, तो उन्होंने कहा है कि नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस की जो इसमें सदस्य थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस कमेटी से, तो कांग्रेस का पक्ष नहीं था, लेकिन हाँ गुलाम नबी आज़ाद थे जिन्होंने समर्थन किया है शायद इसका। तो इस तरीके से स्प्लिट है शायद कि किसे शायद लोकल स्टेट पार्टीज जो हैं और आप जैसे कह रही हैं स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उन्हें थोड़ा कम आंका जा रहा है इस अरेंजमेंट में, वो तो है। और मुझे वो भी दिलचस्प बात लगी और ये कनेक्ट करता हूँ जो सौरभ ने कहा उससे कि इसमें एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी भी है, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में अजीब मतलब ज़बरदस्त एविडेंस पाया गया है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, और उन्हें हिस्टोरिकल स्टडी है, और हिस्टोरिकल स्टडी ने ये पाया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन पीरियड्स आर एसोसिएटेड विद हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, लोअर इन्फ्लेशन, हायर इन्वेस्टमेंट्स,
एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसलिए होना चाहिए, ऐसा है। तो सौरभ, ये सब इतनी अच्छी चीज़ें होंगी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है इससे? देखो, ये जो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं ना, इसीलिए देखो तो अमेरिका जो है वो हमेशा इनकरेज करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप, ताकि उनकी कंपनियों को वहाँ पे बिजनेस करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। लेकिन वो रेसिपी वो अपने देश के लिए नहीं अप्लाई करता है। ठीक है, तो हमको समझना चाहिए कि हम वो अमेरिका के सैटेलाइट जैसा बनना चाहते हैं या अमेरिका जैसा देश बनना चाहते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी थोड़ा तो ठीक से चलती है। तो ठीक ये है, है। तो ये, हाँ, तो आप देखो तो बिल्कुल आपको स्टेबिलिटी तो अब है ही इन्वेस्टमेंट की, ये है। इसीलिए अमेरिका जो है पूरी दुनिया में डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता ही था ना। हाँ, क्योंकि डिक्टेटर लेकिन सबसे अपने ज्यादा देश में स्टेबल थोड़ी है। करता था। वो कहीं नहीं डिक्टेटर तो जाने बिल्कुल वाला। स्टेबल है। हाँ, कहीं नहीं जाने वाला। और आप इलेक्शन री इलेक्शन भी क्यों कराना है? आप एक ही आदमी को 15-15 साल के लिए लगाओ। हाँ, ये जो आर्ग्यूमेंट है आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। अगर इलेक्शन खराब है तो फिर होना ही क्यों चाहिए? 5 साल भी ठीक क्यों? है। हाँ, 10 हाँ, साल। सही। 5 साल पे क्यों? 10 साल में फिर करते हैं। 10 साल कोई बहुत ज्यादा समय थोड़ी है। एक बार आपने एक नेता चुन लिया, आप यूजली तो आप दोबारा चुन ही लेते हो, तो आप 10 साल बाद ही कर लो डिसाइड ना। बार बार करने की क्या जरूरत है? लोग आप फिर प्रोबेबिलिटी भी दिखा सकते हो कि 90% टाइम तो एक आदमी 2 बार चुन ही जाता है, तो अब क्या जरूरत है उसको तंग करने की, वोटर्स को? हाँ, वही मुझे लगा, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति ये थी रिपोर्ट पढ़ के कि ऐसे लग रहा है कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, उसके बाद ये कारण है क्योंकि ये होना चाहिए। लेकिन आप सीरियसली, जैसे जो ईडीआर की रिपोर्ट थी जिसमें मैंने आपको बताया कि उन्होंने देखा था कि कोरिलेशन होता है, उसको आप सीरियसली एंगेज करो ना। ईडीआर को बुलाओ, इस कमिटी में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। लेकिन रिपोर्ट में उनका एक ही मेंशन है और उसमें उन्होंने बोल दिया कि नहीं, देखो 1-2 इलेक्शन ऐसे भी थे जिसमें स्टेट पार्टीज को फायदा हो गया। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है। ऑफ कोर्स ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहाँ पर स्टेट पार्टीज को फायदा हुआ होगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन भी होंगे, लेकिन ज्यादातर उनकी जो स्टडी है उसमें प्रोबेबिलिटी तो है ही कि नेशनल इलेक्शंस को फायदा होता है। तो इसे और सीरियसली एंगेज करना चाहिए इस आर्ग्यूमेंट को, लेकिन नहीं किया गया। और ये भी है, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं सौरभ और ख्याति, जैसे डॉक्टर सुभाष कश्यप है, जिन्हें काफी लोगों ने पढ़ा है, उनकी किताबें, वो भी कहते हैं कि ये वन नेशन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो कॉम्पैटिबल है। उनका मानना यह है कि जैसे वो कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का अगर हम लोग अपोजिशन रखे कि संघीय ढांचा जो है फेडरलिज्म, उस पे गलत प्रभाव पड़ेगा, तो वो तो कह रहे हैं कि देखो संविधान में ऑलरेडी ऐसा है कि यूनियन पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के तहत किसी भी राज्य की एरिया बाउंड्री बदल सकती है, तो हम लोग संविधान को फेडरल कह ही नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं। मतलब फेडरलिज्म के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। और दूसरा, जब लोगों ने कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जा सकता है, तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक एकेडमिक ख्याल है, ये इतना लॉजिकल नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होता है ऐसा कहना भी मुश्किल है। तो मुझे अगेन इसमें ऐसे लगा कि आप सीरियसली एंगेज नहीं कर रहे हैं जो अपोजिशन पॉइंट्स हैं या इसके गलत परिणाम हो सकते हैं उसके साथ। मुझे भी ऐसा ही लगा कि उनके जो क्रिटिसिज्म को उन्होंने जो आंसर देने की कोशिश की है वो बहुत ही कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं पढ़ने से। तो इसमें मुझे और एक थोड़ा सा ऐड करना था कि जैसे हम हमेशा बात करते हैं ना कि भारत इतना बड़ा देश है कि हमें ज़्यादा फोकस, मतलब हमारी फेडरलिज्म पे होना चाहिए ज़्यादा फोकस, कि हम अपने लोकल इशू पे हो ताकि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा काम कर पाए। लेकिन जब आपके तीनों बॉडीज़ के इलेक्शन एक साथ अगर होने वाले हैं एक तरीके से, तो जो नेशनल इशू है, बड़े इशू है, वही हावी होंगे। फिर आपकी स्टेट का इशू तो कहाँ उसकी डिस्कशन में इतना आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि नेशनल इशू के बेसिस पे ही सारे इलेक्शन एक तरीके से हो जाएंगे। स्टेट इश्यूज इतना उभर के आ नहीं पाएंगे। अगर आ भी गए तो कोई स्टेट में आएंगे, लेकिन ज़्यादातर स्टेट में शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। पर रिपोर्ट में इस आर्ग्यूमेंट के साथ एंगेज किया गया है और वो कहते हैं कि ऐसा आप कह रही हैं ख्याति, तो आप जो वोटर है उसकी समझ पर सवालिया निशान लगा रही हैं। और वोटर बहुत समझदार है, वोटर खुद के डिसीजन ले सकता है, सेपरेट कर सकता है क्या यूनियन का है क्या स्टेट का है, ऐसा दिया गया। जबकि खुद यूनियन गवर्नमेंट में MPLADS स्कीम होती है और MP काम करना चाहता है लोकल गवर्नमेंट, लेकिन वोटर समझदार है, ऐसा कहा गया है।
ये और वोटर समझदार होगा भी, एक अटेंशन की भी बात है कि आपके पास समय उतना ही है और आपको इतना ज़्यादा जो अगर इनफैक्ट हम कह रहे हैं हम इलेक्शन की अवधि भी कम करना चाहते हैं, तो कम अवधि में आप एक साथ आपके पास कितना ही समय है कितने सारे इश्यूज को एक साथ एंगेज करने का। तो ये शायद जस्ट मुझे तो लगता है कि समझदारी का प्रॉब्लम नहीं है होगा, पर ये जस्ट प्रॉब्लम है कि आप कितनी चीज़ें एक साथ आप एंगेज कर सकते हैं। जब पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा आपके पास आएगा फॉर गुड रीज़न, आई मीन हर पार्टी को हक है प्रोपोगेंडा करने का, लेकिन आप वो अलग अलग प्रोपोगेंडा को किस तरह से, इवन आपके पास समय भी उतना होगा क्या ये सब करने के लिए। तो अभी मॉडर्न टाइम में तो इनफैक्ट समय की ज़्यादा किल्लत है सबके पास बजाय ज़्यादा होने के। तो ये मेरे ख्याल से तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है। और इसमें हम लोगों ने एक एपिसोड किया था कॉम्प्लेक्सिटी पे भी जैसा ना, तो मुझे लगता है ये हम लोग एक लीनियर सिस्टम की तरह देख रहे हैं इसमें कि बस ऐसी चीज़ें कर लो पैसा बच जाएगा और मतलब इलेक्शन का खर्चा कम हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन इसका एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तरीके से देखें तो इसका लॉन्ग टर्म क्या परिणाम होगा भारतीय संघीय ढांचे पे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हम लोग वो मतलब इतनी जल्दबाजी में ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वैसे सरकार कह रही है टू बी फेयर कि इसके ऊपर बहुत टाइम से डिस्कशन हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन पर कई सारी कमेटियां बैठ चुकी हैं, तो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन हम लोग जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं, कई बार हो चुका है। तो खैर ये उनका आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मुझे ये लगा कि फेडरलिज्म भी एक स्पेक्ट्रम पर होता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है भारत का फेडरलिज्म नहीं होगा अमेरिका के फेडरलिज्म के जैसा, लेकिन अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि भारत इतना बड़ा विश्व का अब तो सबसे बड़ा सबसे पॉपुलस कंट्री है और कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो हम लोगों को जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है शायद चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी हो उसे और फेडरल की तरफ पुश करना चाहिए या नहीं, वो सवाल हमें आंसर करना है। और ज्यादातर तो लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए, हमारे राज्य कई सारे राष्ट्रों से बड़े हैं ना, जैसे यूपी तो कुछ 6वां-7वां राष्ट्र होगा वगैरह वगैरह, तब हर तो अगर हमारे राष्ट्र इतने बड़े तो हमें फेडरलिज्म की ओर पुश करना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें विपरीत दिशा में ले जा रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा हानिकारक है। खैर, और इसको जनरली हम जैसे सिस्टम डिज़ाइन, क्योंकि सब इंजीनियर बैठे हैं यहाँ पे कन्वर्सेशन में, तो सिस्टम डिज़ाइन में हमेशा बोलते हैं कि कपलिंग कम की जाए डिज़ाइन एलिमेंट्स के बीच में, तो वो हमेशा बेहतर सिस्टम डिज़ाइन बनता है, यानी कि चीज़ें आपस में अड़ी हुई कम हो। तो आप सारे इलेक्शंस को आपस में अड़ा करके आप जो ओवरऑल सिस्टम है उसमें कमज़ोरी बढ़ा रहे हो, बजाय इसके कि आप उसके डिज़ाइन को ज़्यादा रोबस्ट बना रहे हो। तो ये जनरल एक सिस्टम डिज़ाइन में कभी भी आप ऐसा सिस्टम नहीं डिज़ाइन करते जहाँ पे आप कपलिंग इंक्रीज करो। अगर आप कभी भी डीकपल कर सकते हो, मॉड्यूलर कर सकते हो डिज़ाइन को, तो आप उसको मॉड्यूलर करते हो जहाँ पे चीज़ें अपने आप अकेले अपनी इकाई में हो सकें बिना एक दूसरे पर डिपेंड किए। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आई मीन सरकार तो बहुत टेक्नोक्रेटिक है आजकल हमारी, तो अगर उनको टेक्निकल आर्गुमेंट समझ में आता है तो हम उनको कॉम्प्लेक्सिटी और टेक्निकल डिज़ाइन या कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्गुमेंट दे सकते हैं। सही बात है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से मतलब हमने ये चर्चा खैर पहले भी की थी और मुझे लगता है कि ये चर्चा बहुत होनी चाहिए। अगर इसके खिलाफ मुझे एक ही चीज़ लगता है, सरकार एक ही चीज़ से घबराती है, वो है जनता की आवाज़। पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह कितना प्रोटेस्ट कर लें इनको कतई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर सारी जनता थोड़ी सी आवाज़ उठाए और बोले कि नहीं ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, तो सरकार बैक ऑफ करती है। बहुत बार हमने देखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी भी चीज़ें हैं, अगर लोग इसके बारे में बोलेंगे, चर्चा करेंगे और कहेंगे कि ये हानिकारक हो सकता है, और ये बहुत मेरे हिसाब से ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके खिलाफ अगर लोग बोलेंगे तो सरकार ज़रूर अपना कदम पीछे हटाएगी। तो हमको बोलना चाहिए। प्लीज़ पुलियाबाजी के सब श्रोताओं से दरख्वास्त है, इसके बारे में आवाज़ उठाइए। और आपको लगता है कि हमने कोई आर्गूमेंट चूक गए हैं और आपके पास में एकदम एक अनअसेलेबल आर्गूमेंट है कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो ज़रूर हमें बताइए। हम हमेशा तैयार हैं आपसे डिस्कशन करने के लिए। तो इसी बात पर ख़त्म करते हैं आज की चर्चा। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है।
आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।